नमस्कार। आज हम बात करेंगे 36 का आंकड़ा भाग 2। ये आत्मकथा हिंदी साहित्य की पहली ऐसी आत्मकथा है जिसको मैं डिजिटली रूप में प्रकाशित कर रहा हूँ, और वो भी एपिसोड वाइज। तो पुस्तक के रूप में तो इसको प्रकाशित करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको डिजिटली प्रकाशित करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये डिजिटल युग है, और इस डिजिटल युग में साहित्यकारों को और हिंदी साहित्य को भी डिजिटल होना चाहिए। तो आत्मकथा एक वो चीज़ होती है जिसमें व्यक्ति या लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है, तो लिख कर प्रस्तुत करता है। तो मुझे लगा कि यार, मैं अगर कोई चीज़ लिख कर प्रस्तुत करूँगा आप लोगों के सामने, उससे तो अच्छा है कि आप लोगों के सामने साक्षी भाव से बैठकर उस आत्मकथा को प्रस्तुत करूँ। तो जिनको पढ़ने का शौक़ है उनके लिए पुस्तक जल्दी आ जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल डिजिटली रूप में हम इसका पहला अंक या पहला एपिसोड प्रकाशित कर चुके हैं यूट्यूब पे। 36 का आंकड़ा भाग 1 नाम से या एपिसोड 1 नाम से आप उसको देख सकते हैं। पहले एपिसोड पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज सेकंड एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ तक कि फर्स्ट एपिसोड 50 मिनट का था, जिसमें मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से इस आत्मकथा का नाम मैंने 36 का आंकड़ा रखा, और किस उसका कारण क्या था, और क्यों आखिर मैं इसको प्रकाशित करना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, इसके बारे में मैंने बताया। मैं क्यों कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और कौन हूँ मैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें एक परिचय यूँ समझ सकते हैं कि पहले भाग में रखा था। आज हम ज़्यादा समय व्यतीत किए बिना सीधा आगे बढ़ेंगे, और एपिसोड 2 में आप लोगों से निवेदन है कि आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको आराम से बैठ के देखिए, क्योंकि ये आत्मकथा बहुत लंबी चलेगी, 50 मिनट 60 मिनट तक चलेगी। तो उतना पेशेंस आप लोगों के पास होना चाहिए। हाल फिलहाल मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा हूँ। आज है 20 जुलाई 2026, और आज मैं अपना दूसरा एपिसोड आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। घड़ी में आप पीछे समय देख सकते हैं, और फर्स्ट एपिसोड में भी आप लोगों का मुझे जो प्यार मिला है और जो लाइक मिले हैं, तो ये खैर आत्मकथा में मतलब किसी मकसद से या आपकी कोई उस तरीके से नहीं, बस एक मैं अपनी लाइफ को थोड़ा व्यवस्थित करना चाहता हूँ फैक्ट्स के हिसाब से, और थोड़ा डिजिटलाइज हो जाए तो भविष्य में मुझे याद रखने में सहूलियत रहेगी। माफ़ करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 36 का आंकड़ा एपिसोड नंबर 2। अभी तक हमने स्टोरी की शुरुआत फर्स्ट एपिसोड में नहीं की थी, सिर्फ परिचय दिया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जन्म 1985 को, आज से 41 साल पहले गांव मादड़ा में हुआ था। और इस पूरी आत्मकथा में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का संघर्ष बताऊंगा, एक देश का ऐसा युवा जो एक गांव से निकलकर एक शहर तक आया है। और अभी फ़िलहाल मैं उदयपुर में मकान बना के रह रहा हूं, और मैं अपने ही मकान में इस मेरी प्राइवेट पर्सनल लाइब्रेरी में बैठा हूं, और यहां से आप लोगों के सामने ये एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कहने का मतलब कि एक स्ट्रगल का जो लेवल होता है उसको पार करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं कहानी अपनी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं अनावश्यक चीज़ों पे चर्चा किए बिना जो है ना थॉट के स्तर पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में भी बताया था कि मेरी लाइफ के रिसेंटली पिछले 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 साल समझ सकते हैं, 10 सालों से, यानी कि 2015 से 16 से अभी चल रहा है 26, 10 साल 8 साल मैंने ज़्यादातर अपना समय दिया अपने थॉट्स के ऊपर, और किस तरीके से थॉट्स हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और क्या हम इनसे अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इस पे मैं काम ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ
एक तो ये डिजिटली एक एविडेंस है आप लोगों के सामने, ठीक है। कि ऐसा कहते हैं कि विचारों को साइंटिफिक या साइंस उनका कोई ज़्यादा उनको परीक्षण नहीं कर सकती है। तो मुझे लगा कि कोई नई चीज़ आप लोगों के सामने लेकर आना चाहिए और थॉट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के सामने अगर मैं प्रस्तुत नहीं करूँगा तो मेरे सारे एक्सपेरिमेंट समाप्त हो जाएंगे, उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो मेरी लाइफ का निष्कर्ष मेरे हाथ में नहीं है, आप लोगों के हाथ में है। मेरे हाथ में है सिर्फ साक्षी भाव से प्रस्तुत करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 2 की। वो दिन जब मेरा जन्म हुआ था वो तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो वक्त उसको याद नहीं रहता है। लेकिन मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है ना मादड़ा गांव में, वो किस तरीके से था कि मेरे पिताजी उम्र में सबसे बड़े थे और उनके मेरे दादाजी के खेमाजी गुजर जिनका नाम है, उनके टोटल 7 संतानें थी, जिनमें से 2 और मतलब मेरे पिताजी और मेरे छोटे अंकल हैं, वो अभी फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे दादाजी भी अभी इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे दादी जी भी अभी इस दुनिया में नहीं हैं। हाल फिलहाल मेरे माताश्री, मेरी माँ मम्मी इस दुनिया में है। और मैं फर्स्ट एपिसोड में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से आपसे बताना चाहूँगा कि ये मेरी पूरी जो आत्मकथा है वो मैं समर्पित करता हूँ मेरे पापा को, मेरे पिताजी को, स्वर्गीय शंकर लाल जी गुजर को, कि जो मेरे साथ, जिनका नाम मेरे साथ जुड़ा है, तो उस नाम ने मुझे ताकत दी है। सॉरी। तो उनका नाम शंकर लाल जी है। चलिए यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ की शुरुआत करते हैं कि मेरा नाम प्रेम शंकर गुजर कैसे पड़ा। जब प्राइमरी स्कूल में, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल था 1 से 5वीं तक, सरकारी स्कूल, प्राइवेट कुछ नहीं था। तो प्राइमरी स्कूल में जब मेरे पापा एडमिशन कराने गए थे तो उससे पहले मेरा जो नाम था वो चिंटू नाम था गांव में। आज भी मेरे मम्मी जब भी मुझे बुलाती है या बात करती है तो चिंटू कहीं कर रहो, चिंटू कटे जाइ रहो, चिंटू, तो इसी नाम से। और गांव के बहुत सारे लोग मुझे चिंटू नाम से ही जानते हैं और ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। और एक गांव में एक लड़के का नाम, उस समय ये शहर के लड़कों का नाम हुआ करता था, तो आखिरकार एक गांव के लड़के का नाम इस तरीके से कैसे पड़ा, तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि मेरे पापा दूध बेचते थे और उनका जो है ना बैकग्राउंड ये था फैमिली कि मेरे दादाजी के सबसे बड़े लड़के होने के नाते, और उस समय 1985 में है ना, देश की ऐसे मतलब आर्थिक हालात इतने भी बेहतर नहीं थे, लोगों को रोटी और दाल के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। तो उस संघर्ष में मेरे पिताजी को सबसे पहले अपना बलिदान देना पड़ा। उनको अपना बलिदान इस तरीके से देना पड़ा कि भाई परिवार में जो 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा है तो उसको तो कुछ है ना कमाने धमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और वो हालात वो अलग थे, उस समय मजबूरी से पढ़ा नहीं पाते थे। और आज के हालात ये हैं कि हर परिवार अपने बच्चे को पढ़ा पा रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि बच्चे आजकल शिक्षा नहीं ले रहे हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो फिर स्टोरी की शुरुआत करते हैं हम वहीं से। मेरे पापा सब परिवार में सबसे बड़े होने के कारण उनको काम के लिए बाहर निकलना पड़ा। और आप समझ सकते हैं कि उस दौर में 85 यानी कि आज से 41 साल पहले, जब टीवी नहीं था, रेडियो था, और मेरे पापा को रेडियो का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बचपन में जब मुझे ना ज्ञान या आत्मज्ञान या यूँ कैसे कॉन्शियसनेस जब मेरे अंदर आई और मैंने जब स्वयं को समझना स्टार्ट किया कि मैं एक व्यक्ति के रूप में इस दुनिया में हूँ और मैं बच्चा हूँ, ठीक है, मेरा ये परिवार है, ये जो समझ है ना, बेसिक समझ, ये एक बच्चे में है ना कुछ टाइम से आ जाती है। यानी कि सबका अलग अलग समय होता है, लेकिन जन्म के थोड़ा 2 साल 3 साल 5 साल, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल और किसी को लेट, तो इस तरीके से जो समझ आती है ना, मेरे में ये समझ कब आई थी, तो अगर मैं गहराई से सोच कर बताऊं
तो मान के चलिए कि मुझे आज जो घटनाएं याद हैं, ठीक है, यानी कि आज जो घटनाएं मुझे मेरे बचपन की याद हैं, उसी के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि मुझे उस समय समझ आ गई थी। और मुझे लगभग जो चलचित्र या जो पिक्चर मेमोरी में मेरे हैं वो ये है कि मेरे स्कूल में एडमिशन का समय मुझे याद है कि कैसे मेरे पापा ने एडमिशन कराया था। और स्कूल की जो मेरी प्राइमरी स्कूल की जो लाइफ है वो लगभग पहली क्लास से लगाकर दूसरी तीसरी लगभग मेरे को वहाँ से पिक्चर पूरी याद है। तो उस समय मेरी उम्र लगभग रही होगी 5 से 7 साल के बीच में। तो ये समझ के चलिए कि इस उम्र में मुझे लगभग सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई थी, ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा कौन परिवार है, कौन माता है, कौन पिता है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे क्या विचार है। इस तरीके से थोड़े बहुत विचार मेरे स्टार्ट हो गए थे। तो 5 से 7 साल यानी मान के चलिए कि 1990 के लगभग की बात है जब मुझे समझ आई, दुनिया को देखना स्टार्ट किया। उससे पहले तो एक ज़्यादा इतना मेमोरी में नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ जो अक्सर मेरे फैमिली वाले बताते मेरे बारे में कि बचपन में ज़्यादा नहीं मैं ठीक था, ज़्यादा शरारती भी नहीं था और सिंसियर ही था। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था आई तो थोड़ा मैं शरारती हुआ था, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं बता रहा था कि मेरे पिताजी परिवार में सबसे बड़े थे। तो हुआ ये कि वो स्कूल जा नहीं पाए, ठीक है, स्कूल नहीं जा पाए तो पढ़ लिख नहीं पाए। और आपको और ये बता दूं कि मेरे माताजी भी स्कूल नहीं जा पाए, वो भी पढ़ लिख नहीं पाए। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो एजुकेशन के मामले में फर्स्ट जनरेशन हूँ, ठीक है, जिसके माता पिता लगभग अनपढ़ ही थे। बाद में मैं स्टोरी में और आगे बात करेंगे। बाद में तो मेरे पिताजी ने जिज्ञासावश पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और बिना स्कूल गए भी वो पढ़ना लिखना सीख गए थे। लेकिन ऑफिशियली जो एजुकेशन मिलती है ना, वो मेरे मम्मी पापा को नहीं मिली और उस समय के हालात की वजह से नहीं मिली। तो मैं वह पहला व्यक्ति हूँ जो एजुकेशन के मामले में फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन में व्यक्ति एक लिमिट तक आगे बढ़ सकता है क्योंकि वो जड़ों से उठता है और वहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। तो आप देखिए 41 की यानी 41 साल की उम्र तक मेरे को यहाँ तक पहुँचा। और आज जो मैं जिस स्थान पर हूँ उसके बारे में संक्षेप में आपको बता दूँ। आपने अगर हो सकता है पुराने वीडियो नहीं देखे हों तो फिलहाल मैं इस वक्त 2026 में यहाँ पर बैठा हूँ और मैं राजस्थान शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। और इसके अलावा ये तो मेरा एक छोटी सी उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं एक लेखक, एक कहानीकार, एक उपन्यासकार के तौर पर भी लोगों के बीच में थोड़ा बहुत जाना जाता हूँ। उसका कारण ये है कि मैंने अभी तक 5 उपन्यास लिखे हैं। पहला उपन्यास पारस पत्थर, दूसरा दूसरी दुनिया, तीसरा आधा इंच मुस्कान, फिर एक प्रोफेसर। ये उपन्यास मेरे लगभग तैयार हैं, प्रकाशित भी हो गए हैं। एक पुस्तक आप देख सकते हैं यहाँ पड़ी है, ये लाइफ 50। ये एक मोटिवेशनल 50 किताबों का इसके अंदर सार है। ये संकलित करके मैंने इसको प्रकाशित करवाई और ये सब किताबें अलग अलग जगह से प्रकाशित हुई हैं। तो इनके ऊपर विस्तार से और कभी बात करेंगे आगे के एपिसोड में। वक्त के हिसाब से हम चल रहे हैं। संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो है ना फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन में होने के बाद यहाँ तक का जो सफ़र है, इसमें मेरी ये छोटी सी उपलब्धियाँ हैं जो कि मेरी उपलब्धियाँ है। और ये जो मैं है ना, ये ईगो है मेरे अंदर का। लेकिन आप लोगों के सामने मैं अगर मेरा अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा तो आप लोग तो यही समझेंगे कि पता नहीं ये कौन पीछे किताबें रख के बैठा हुआ व्यक्ति है। तो थोड़ी सी जानकारी सिर्फ मेरे अहंकार के लिए नहीं दे रहा हूँ और अहंकार को तो मैं धीरे धीरे पूरा ख़त्म करना चाहता हूँ। और उसका कारण ये है कि अभी पिछले दिनों, अभी कल ही मेरी एक पुस्तक मैंने पढ़ के समाप्त की थी जिसका नाम है अष्टावक्र गीता। बहुत गहराई से उसको और इत्मीनान से उसको पढ़ा और आप लोगों के सामने उसके कुछ कुछ टॉपिक भी मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए और उससे जो मुझे सीखने को मिला है ना, भारत के अध्यात्म को, या मुझे लगता है कि मेरे अंदर अध्यात्म है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब मैं अभी फ़िलहाल अध्यात्म की पुस्तकें पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत सुकून मेरी रूह को और मेरे मन को मिल रहा है, ठीक है। उससे पहले मैंने
कई सेल्फ हेल्प किताबें यहाँ पढ़ ली, किंडल पे ऑनलाइन भी पढ़ ली मैंने, और मंगा के भी बहुत सारी पढ़ ली। तो कोई गिनती नहीं है उनकी, मैं एग्जैक्ट कोई गिनती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये देख के चलिए 50 किताबों का तो सारी एक किताब निकाल रखी है, जिसमें किताबों के नाम भी दिए हुए, लाइफ 50। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बहुत अच्छी किताब है और अमेज़न पे अवेलेबल है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। लाइफ 50 या प्रेम एस गुज्जर इस नाम से कैसे भी सर्च करके मंगा सकते हैं। हाल फिलहाल बात चल रही है मेरे पिताजी शंकर जी गुज्जर की, उनके उस प्रारंभिक जीवन में जब उन्होंने एजुकेशन नहीं ली थी, ऐसी स्थिति में घर परिवार चलाने के लिए उनको कुछ न कुछ तो करना था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो मैंने देखा नहीं, पर मेरे मम्मी और मेरे पापा उस समय, अभी परिवार वाले बताते हैं, अभी भी मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, मेरी माँ हैं और मेरी बुआ है, मेरे बहुत सारे 2 अंकल अभी भी हैं और 3 बुआएं, मेरी बुआ है यार, मेरे एक अंकल और मेरे एक अंकल और मेरे पिताश्री पापा स्वर्गवास हो गए हैं, और दादाजी और दादी भी स्वर्गवास हो गए हैं। इसके अलावा सारे अभी हैं। तो और हम 2 भाई हैं, मेरे एक बड़ा भाई हैं वो है। तो कुल मिला के हमारी यह छोटी सी फैमिली थी। तो पिताजी को बाहर निकलना पड़ा कुछ न कुछ रोजगार के लिए। तो बाहर जाके तो गांव से कहाँ जाते, उस समय ज़्यादा शहर में जाने का नहीं था, तो गांव में ही जैसे क्या करें, तो उन्होंने सबसे पहले लकड़ी काटते हैं जंगल से और शहर तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके का काम स्टार्ट किया था, लकड़ी काटना। और लकड़ी काटते काटते बीच में किसी ने बोला कि यार ये कोई धर्म का या अच्छा काम भी नहीं है लकड़ी काटना, और मतलब होता है ना कि अपन क्या कर्म कर रहे हैं उससे अपने को क्या फल मिलेगा। अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा। तो इस थ्योरी के आधार पर, और मैं भी इस थ्योरी को बहुत गहराई से बिलीव करता हूँ कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उनको मैं प्रधान मानता हूँ। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बाकी सब चीज़ों के, यानी कि रोज़ मतलब जो भी बाहरी है ना पूजा पाठ इस तरीके की चीज़ें, उससे ज़्यादा कर्म में विश्वास करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब, या मेरी पूरी इस आत्मकथा में किसी को काटना, किसी को दबाना, किसी को नीचे दिखाना, ये मेरा भारतीय संस्कृति नहीं सिखाती है, और इसमें मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो हो सकता है किया होगा, कोई बात नहीं, पर मैं उसको भी, किसी को भी नीचा नहीं दिखाऊंगा। यही शायद मेरी अच्छी सबसे बड़ी अलग उपलब्धि होगी, लेकिन मैं प्रयास यही करूंगा कि किसी को नीचा नहीं दिखाऊं। तो लकड़ी काटने का काम करते थे शुरुआत में, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन उससे क्या है, गिने चुने कुछ पैसे मिलते थे, कुछ रुपये मिलते थे। रुपये भी क्या, उस समय 1 रुपया भी दिन मजदूरी हुआ करती थी। 1 रुपया एक दिन की मजदूरी, आज जो 1000 रुपया है वो 1 रुपया था। तो यानी कि पिछले 40 सालों में देखिए 1 रुपये से 1000 रुपये किस तरीके से मतलब मुद्रा बढ़ती गई, और चीज़ों की वैल्यू घटती या बढ़ती गई, जो भी है। तो लकड़ी काटते काटते किसी ने बताया कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये कोई धर्म का काम नहीं है, आप लकड़ी काट रहे हो तो पेड़ों को काट रहे हो। तो ये मुझे आज जान के बहुत आश्चर्य होता है, जब लोग पेड़ों के लिए आंदोलन करते हैं या उनके लिए, ये चेतना उनके अंदर उस समय आ गई थी, और उन्होंने क्या किया, लकड़ी काटने का काम बंद कर दिया। घर तो चलाना था, कुछ न कुछ तो करना था। और फिर मेरे पापा बड़े थे, शादी भी बचपन में हो जाती है, तो जल्दी पापा मेरे यानी कि घर से थोड़ा अलग हो गए। क्योंकि एक घर के अंदर देखो परिवार में होता है, मन मुटाव भी होता है, बातचीत भी। एक किचन के अंदर कई बर्तन पड़े हैं तो वो आपस में टकराते हैं और आवाज़ें आती है। तो टकराहट है, इंसान है तो होती है। तो उस समय पापा घर से अलग हो गए, तो उस समय उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और मेरी माँ बताती है आज भी कि जब घर से उनको निकाला गया या घर से अलग हुए, मजबूरी में निकाला गया है, तो उस समय यानी कि रहने के लिए कमरा नहीं था। तो वो मेरे पापा के अंकल के और उनके
वहाँ पर एक कमरा लेके जैसे तैसे रहे, खाने पीने के बर्तन नहीं थे तो इधर उधर से मांग के जैसे तैसे खाना पीना अरेंज किया। और बहुत स्ट्रगल करके, मेरे माताजी आज भी बताते हुए उनके आंखें भर आती है कि क्या स्ट्रगल किया था उन्होंने। आप ये समझिए कि एक पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दें और गांव में, है ना, उनके पास न रहने का, न खाने का, न कुछ, तो ऐसे अरेंज करके और बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया। तो इसीलिए मैं आज मजबूत बन के रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आलसी नहीं बनता हूँ, स्ट्रॉन्ग रहता हूँ। उसका कारण सिर्फ इतना है कि मेरे पिताजी ने जितना स्ट्रगल किया है उतना तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर आलसीपन से भागता हूँ। आलसीपन में ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि हमें हमेशा मतलब लेज़ी नहीं होना चाहिए ना, हमें मजबूत रहना चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए। और हमें जो पूर्वज हैं या जो हमारे आइडियल हैं उनको देख के हमें इंस्पायर होना चाहिए। तो घर से बाहर निकाल दिया मेरे पापा को, तो उन्होंने स्ट्रगल करके और बड़ी मुश्किल से एक कमरा वहाँ पे लिया, फिर वहाँ पे बर्तन इकट्ठे किए जैसे तैसे, और कमाने के लिए फिर उन्होंने पेड़ काटना बंद कर दिया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है और आप लोगों के और हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए स्ट्रगल करने के बाद भी आदमी गलत रास्ता भी पेड़ काटने का। लोग तो आज का टाइम ऐसा आ गया है कि किसी दूसरे की थोड़े पैसों के लिए गर्दन काट देते हैं। क्या मतलब क्या है, कैसे मतलब लोग माया जाल में उलझते जा रहे हैं है क्या ये दुनिया माया है एक। अभी अष्टावक्र गीता में पढ़ा कि ये उलझे हुए हैं हम इस माया में, तो कैसे गर्दन काट देते हैं लोग एक दूसरे की। उस समय मेरे पिताजी ने आज से 50 साल पहले पेड़ काटने से इनकार कर दिया था। और ये सच्ची घटना है। आप मेरे गांव में जाके, मादरा गांव में जाके किसी से भी पूछ सकते हैं, 100% सच है। आप ये देखिए कि 50 साल पहले उन्होंने स्ट्रगल किया, खाने के लिए, दानों के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन पेड़ नहीं काटे, उस काम को छोड़ दिया। तो उस समय अब क्या करना रहता है कि अब और सोचा उन्होंने कि क्या किया जाए। तो जाति से मैं गुजर हूँ और गुजर समाज से हूँ, तो गुजरों में क्या होता है, देवनारायण भगवान का आशीर्वाद है। भगवान देवनारायण को प्रणाम करता हूँ और उनकी ही कृपा से ये जीवन चल रहा है। तो गुजरों में उनका आशीर्वाद है। और गुजर क्या होते हैं, गायों ग्वाले होते हैं। यानी भगवान कृष्ण के समय भी आप लोग समझ सकते हैं कि गुजर ग्वाले हुआ करते थे। और भगवान कृष्ण जहाँ पर ठहरे थे नंद बाबा के यहाँ, वो भी गुजर थे और उनके गायें थी। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरों का जो है ना अस्तित्व है वो आज से कितने साल पुराना है। तब से गायों की सेवा और गौ सेवा और गायें रखना मतलब उनकी सेवा ही हो गया, ठीक है। और आज के समय में आप देखना, भारत का सनातन धर्म और शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य जी अभी फ़िलहाल एक आंदोलन कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का। तो मैं उनके वीडियो वगैरह देखता हूँ, रील्स वगैरह आती है। तो वो अभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जिनको प्रणाम करता हूँ मैं, और भारत के 4 शंकराचार्य हैं। तो इन चारों पीठों पर, 4 पीठें हैं अलग अलग, और उन चारों पीठों पर अलग अलग शंकराचार्य हैं। तो एक पीठ के शंकराचार्य हैं, वो फिलहाल अभी इस पर कर रहे हैं कि गाय को, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। और दर्जा देने में क्या प्रॉब्लम है, देना चाहिए। और गाय है, और आज से नहीं, वैदिक काल से और सालों से भारत में गाय को एक धन के रूप में देखा गया। प्राचीन भारत में आप जब जाएंगे तो, और प्राचीन साहित्य भी देख लीजिए आप, उसमें भी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास देखिएगा, तो प्राचीन, ज़्यादा पुरानी बात ही नहीं है ये। गोदान की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। उस समय भी गाय का इतना इम्पोर्टेंस था। तो पता नहीं हमने ये क्या प्रगति कर दी कि गायें और उनका दूध अब इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा है, और गायों को काटना वगैरह, ये इस पर हम बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। माफ़ करना, गाय माता को लेकर थोड़ा सा मेरे भावुक हो गया। मेरा इच्छा है कि मैं सेवा करूंगा जीवन में, जब भी मौका मिलेगा तो गाय माता की। और गांव में मेरे एक फार्म हाउस बनाने का भी प्लान है, तो उसमें भी संभव होगा तो सेवा करने का प्रयास करूंगा। तो
उस समय उन्होंने, मेरे पापा ने डिसीजन लिया कि पेड़ काटने से तो अच्छा है गाय रखी और उसका दूध निकाल के, और मेरे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर कांकरोली शहर है, राजसमंद जिला है। तो राजसमंद जिला और कांकरोली बात एक ही है, राजसमंद जिला मुख्यालय कांकरोली सिटी में ही है। तो राजसमंद नाम का एक्चुअल में कोई शहर नहीं है, आपको बता दूं। राजनगर और कांकरोली मिलके राजसमंद बन गया है, और राजनगर और कांकरोली दोनों एक ही हैं, लगभग मिले हुए हैं। तो कांकरोली जब भी मैं नाम लूँ तो आप समझ जाना, क्योंकि मेरा बचपने का जो सबसे पहला शहर है वो कांकरोली शहर है, और आज भी है ये वो कांकरोली, और आज भी मुझे उससे प्यार है। और फिलहाल उदयपुर रहता हूँ, तो ये भी कोई कांकरोली से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं, हाईवे हैं। तो बाइक से भी मैं अभी भी जा सकता हूँ, 2-3 दिन पहले ही गया। तो गांव ज़्यादा दूर नहीं है उदयपुर से, मेरा गांव बस 60 और आगे 10 और जोड़ दो, 70-75 किलोमीटर दूर है। तो मेरे पापा ने डिसीजन लिया उस समय कि गाय रखनी चाहिए, तो गाय रखी और भैंसें रखी, और फिर उसके बाद खेती बाड़ी करने लगे। खेती बाड़ी तो पहले से ही करते ही थे, तो उनका दूध निकाल कर दूध बेचने लगे कांकरोली। तो साइकिल पे वो कोठी ले लेते थे और कोटियों में दूध लेके और कांकरोली बेचने जाते थे। बात कहाँ से शुरू हुई, आपको ध्यान हो तो, मेरा नाम चिंटू कैसे पड़ा, ये सवाल पे मैंने स्टार्ट की थी कि मेरा नाम चिंटू क्यों पड़ा, जबकि मेरे गांव में जन्म हुआ, मेरे माता पिता अनपढ़ थे। तो फिर ऐसा मॉडर्न नाम, मैं आज भी उसको मॉडर्न मानता हूँ, और आज से 40-41 साल पहले गांव में एक किसी बच्चे का ये नाम रखना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दूध बेचने कांकरोली जाते थे मेरे पापा शंकर जी गुजर। तो वहाँ पर शहर में जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाएगा तो वहाँ का सभ्यता, वहाँ का कल्चरल वगैरह, वहाँ के लोगों का रहन सहन, पहनावा वगैरह सारी चीज़ें नोट करता है। तो मेरे पापा ने भी नोट किया कि यार शहर के लोग का जीवन कैसा होता है, कैसे उनकी बढ़िया लाइफ होती है, किस तरीके से उनके बच्चे अच्छे व्यवस्थित पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ते हैं, और कितना, मतलब वो चीज़ उन्होंने दूध बेचते बेचते ऑब्ज़र्व की। और ऑब्ज़र्व की तो उन्होंने अपने इमेजिनेशन में, अपने विचारों में ये चीज़ बनाई कि मेरे बेटे भी इन शहर के बच्चों की तरह पढ़े लिखे, और मैं प्रयास ये करूँगा कि मेरे बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ें, यानी कि उस लेवल तक पहुँचे। और मैं मेरे पापा को प्रणाम करता हूँ कि आज उनका जो इमेजिनेशन है वो आपके सामने बैठा है, और आज आपका इमेजिनेशन एक शिक्षा विभाग में प्राचार्य, एक प्रिंसिपल पद पर है। आज आपका इमेजिनेशन एक राष्ट्रीय हिंदी का एक उपन्यासकार, एक लेखक के रूप में है। आज आपका इमेजिनेशन एक क्रिटिकल थिंकर के रूप में, एक लेखक के रूप में, या एक अच्छे नागरिक, एक भारतीय नागरिक, या एक अच्छे इंसान के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपका वो सपना साकार है, लेकिन अफसोस ये है कि आप यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन मैं उनको यही मानता हूँ, इसी कमरे में हैं वो, और आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। कुछ चीज़ें दिखाई दे या नहीं दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर होती है तो होती है। जैसे हवा है तो है, दिखाई नहीं दे रही, नहीं दे रही है। तो हर चीज़ को हम लॉजिक से नहीं तोल सकते हैं। तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि चिंटू नाम कैसे पड़ा। तो मेरा जो बचपन का नाम है पैदाइशी, वो चिंटू था, और मेरे पापा कांकरोली दूध बेचने जाते थे, और दूध बेचते बेचते लगभग 4-5 साल हो गए, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। तो उन्होंने वहाँ का एक कल्चरल वगैरह बच्चों के नाम और देख लिए थे, तो उनको ये नाम पसंद आया होगा, तो उन्होंने मेरा नाम चिंटू रखा। ठीक है। अब क्या हुआ कि गांव में ये अनोखा नाम था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, है ना, बचपन में कि मेरे को चिंटू बोलते। लोगों के इस तरह से अलग नाम हुआ करते थे, किसी का रामेशो, कनी को दिनेशो, कनीरो नाम सुरेशो, एक जो है ना, वो मेरा थोड़ा अलग नाम था। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा नाम चिंटू पड़ा। तो आप लोगों को आज इस एपिसोड में ये भी पता चला कि मेरा नाम प्रेम शंकर गुर्जर नहीं है, प्रारंभिक नाम चिंटू है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा जन्म हो गया, उसकी ज़्यादा मुझे कोई याद नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी मुझे याद नहीं, पर मेरे गांव में ही, मेरे घर में ही, जहाँ पर पापा ने घर बनाया था। उसके बाद तो देखिए, पापा ने जब दूध बेचना स्टार्ट किया और उनका थोड़ा ठीक सेट हुआ, तो फिर उन्होंने अलग, जो है ना, पाती हो जाती है, जैसे सबका डिवाइडेशन हो जाता है, तो मेरे दादाजी ने पापा को भी उनके हिस्से का थोड़ा दे दिया। वहाँ पर उन्होंने घर बनाया, और वहाँ से मेहनत करके
घर बना के और बड़ी मुश्किल स्ट्रगल करते हुए दूध बेचते हुए उन्होंने घर बनाया। और घर बनाने के बाद वहाँ पर मेरे बड़े भाई जो कि मेरे से 4 साल बड़े हैं उनका जन्म हुआ। उसके बाद 4 साल निकल गए, फिर मेरा जन्म हुआ 1985 6 अप्रैल 1985 को। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरे गांव में जो घर बना हुआ है वहीं पर जन्म हुआ था। 2 ही कमरे थे उस समय, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जन्म होने के बाद फिर वही एक बैकग्राउंड देखिए कि जब मुझे समझ आई थी तो मेरे पापा दूध बेचते थे। और अभी 2011 तक, ये मान के चलो 10 तक तो वो दूध बेचते थे। 11 में लगभग उन्होंने थोड़ा स्वास्थ्य के कारण दूध बेचना बंद कर दिया। तो 85 से लगाकर उससे पहले ही 5 साल पहले यानी कि 80 से तो लगभग वो दूध बेच रहे थे 2010 तक, यानी 30 साल तक उन्होंने ये स्ट्रगल किया। तो मेरा जो बचपना है वो कि पापा दूध बेचते हैं, साइकिल पे लेके जाते थे कोटियों में और वापस लेके आते थे। और किस तरीके से मैंने बचपने में उनको देखा है कि बारिश आ रही, अभी तो हम लोग उठने से भी घबराते हैं। अभी मैं भी आलसी हूँ थोड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एकदम सजग हूँ। सुबह उठने में मेरे को भी जोर आता है। तो उस समय पापा को 4 बजे उठ जाना होता था और 4 बजे उठ के और पूरे गांव में जहाँ से दूध इकट्ठा करते थे, जैसे ना गांव के लोगों से भी फिर बाद में उन्होंने दूध इकट्ठा करके और शहर में ले जाके बेचना स्टार्ट किया। तो जिन जिन के घर से दूध इकट्ठा करना था तो उन लोगों को जगाने की भी जिम्मेदारी थी। तो 5 बजे पापा उठते थे, और 5 नहीं 4 बजे, कभी 3:30 कभी 4, और उठ के लोगों को जगाना है। फिर उस समय गांव में लेटरिन बाथरूम भी नहीं होते थे, तो वो फ्रेश होने जाते थे बाहर और फिर फ्रेश होके आते थे। और फिर दूध जिन जिन के यहाँ पे वो जगह के आते थे वो लोग भी उठ के और अपने गाय भैंसों का दूध निकालते थे, घंटा पर उसमें लगता था। और 5 बजे के लगभग, यानी टाइम में एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ पर एक अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 5 बजे के लगभग तो वो वहाँ से दूध लेके रवाना हो जाते थे अंधेरे अंधेरे। और ये उनका रूटीन था 30 साल तक, कोई रविवार नहीं, कोई छुट्टी नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरे को याद है कि मैंने बचपने से बड़े होते हुए कुछ ऐसे दिन आए होंगे गिने चुने, या तो किसी की मृत्यु डेथ हो जाती है या फिर कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, तब पापा ने दूध बंद रखा। कितने ही मतलब काम के प्रति उनका कितना डेडिकेशन था। जबकि संडे वनडे कुछ नहीं, रोज़ उठना, रोज़ सुबह उठ के जाना है। तो ये चीज़ भी मैंने देखी हुई है। मैंने मेरे बचपने में देखा है कि जब मैं बड़ा होते हुए जब मैंने देखा है तो सुबह कभी मेरे पापा नहीं दिखते थे। कभी कभी मेरी नींद जल्दी खुल जाती है ऐसी परिस्थिति में, तो पापा को मैं दूध देने के लिए, दूध इकट्ठा करने कोटियाँ वगैरह लेके जाते हुए देखता था। और एक दो बहुत सारे सीन ऐसे याद हैं जब मेरे घर के बाहर जो चबूतरा बना हुआ था उस चबूतरे के ऊपर सारे लोग गांव के आते थे और बैठते थे और दूध की केंटलियाँ वगैरह, तगारियाँ है इस तरह से, मतलब चरबियाँ वगैरह वो सब भर के लाते थे। और पापा के पास लीटर था, वो बाहर से उनसे लेके, वो सारा दृश्य मुझे याद है। 5 बजे की बात, 4:30 से 5 बजे। फिर वहाँ पर वो लोग आते थे तो वहाँ दूध वूध दे के थोड़ी देर वहाँ बैठते थे, सब वहीं बैठ जाते थे और पापा दूध लेके निकल जाते थे। एक बहुत कितना मतलब सुंदर वातावरण था गांव का, सब लोग प्रेम से आते थे, बैठते थे। और उसके बाद पापा चले जाते, लेकिन जो लोग दूध लेके आते थे वो 5 मिनट वहाँ बैठते थे, बातें करते थे, आपस में चर्चा करते थे। ये कितना प्रेम था। और आज जब देखता हूँ तो गांव में और शहरों में क्या हो गया है। क्या हालत हो गई, लोगों में प्रेम भाव नहीं रहा है, बस ईर्ष्या, पता नहीं ये सब कौन सी माया जाल में उलझते जा रहे हैं हम, और हमें भी नहीं पता चल रहा है कि हम एक माया जाल में उलझते जा रहे हैं। ईर्ष्या, नफरत, मतलब है ना, ये समाज में बढ़ता जा रहा है। जो प्रेम भाव होना चाहिए मेन, वो नहीं के बराबर है। तो वो दृश्य मैंने जब बचपन में देखे हैं ना, उन दृश्यों को देख कर और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कैसे मतलब सारे लोग मेरे पापा के यहाँ आते हैं, दूध देते हैं, मेरे पापा दूध लेके जाते हैं। वो मेरे आइडियल थे उस समय, आज भी हैं, मेरे भगवान हैं। एक ही इस दुनिया में मेरे भगवान हैं तो वो हैं। ठीक है। तो
उनका जो स्ट्रगल है वो दूध लेके जाते इतना जल्दी, और आप ये देखिए कि बारिश आ रही है, ठीक है, तो भी भीगते हुए भी जानना है तो जानना है, कोई बरसाती का कॉन्सेप्ट नहीं था। और मेरी आंखों को आज भी वो दृश्य याद है जब मेरे पापा बोरी का तापड़ा, बोरी नहीं होती है क्या, ये उसकी सूत की, ये कपाय वगैरह भरने की, उसका तापड़ा भी सिर पे डाल के साइकिल पे दूध लेके जा रहे होते हैं, बारिश आ रही होती थी। ऐसे कई सारे मौके आए जब सवेरे वो उठ कर जाते थे तो गीले हो जाते थे दिन भर, दोपहर तक, मतलब लगभग दूध बेच के वापस आने का टाइम उनके 10, 11, 12 बजे था, कभी 1 बजे कोई काम होता तो ये एक रूटीन था। 11, 12 बजे तक पापा पहुंच जाते थे घर पर। इतनी देर तक गीला रहना, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो भी सुबह 4 बजे उठना और साइकिल लेके ठंड में ठिठुरते हुए जाना। इतना स्ट्रगल मेरे पापा ने किया है जितना तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये उनके जो भाव थे ना, समझना आप, एक माता पिता के जो है ना भाव होते हैं, वो कहीं न कहीं संतान के अंदर प्रवेश करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं या उसको ग्रो करते हैं। ये एक अदृश्य चीज़ है जो समझने वाली बात है। आप समझना कि वो मेरे को या हम दोनों को, 2 भाई हैं हम, मेरे भाई साहब हैं जिनका नाम राधेश्याम गुजर हैं, और वो मेरे से 4 साल बड़े हैं, और हम 2 ही भाई हैं, और सिस्टर वगैरह हमारे नहीं है, बहन नहीं है। तो दोनों बच्चों को वो इस तरीके से इम्प्रूव करना चाहते थे जैसा शहर में बच्चों को देखते थे, और उसके लिए चाहे जो करना पड़े, जो जितनी मेहनत करनी पड़े, मतलब चाहे जो का मतलब कि गलत काम नहीं, अच्छा काम और मेहनत करनी पड़े। तो इस तरीके का उनका ये लाइफ स्टाइल देख के और उनका स्ट्रगल देख के आज भी मैं हार नहीं मानता हूँ, ठीक है। कई संघर्ष मैंने भी किए हैं। इस 36 का आंकड़ा में हम बात करेंगे, और यहाँ तक पहुँचा तो मैंने हार नहीं मानी। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है मेरे पापा। तो कहीं न कहीं हमें ये समझना चाहिए, जो आज की जनरेशन के लोग हैं या जो अपने बच्चों से नफ़रत करते हैं या बच्चों को बहुत उनके लिए ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं बच्चों के बारे में वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि बहुत सारे लोग बच्चों को नेगेटिव बोल देते हैं कि ये तो तू तो कहीं नहीं कर सके, तू तो यो है, तू तो वो है। ये चीज़ कहीं न कहीं है ना घर कर जाती है उन बच्चों में। और मेरे पिताजी हमेशा मेरे अंदर सकारात्मकता देखते थे। वो जब भी मुझे देखते थे तो बहुत सरल स्माइल में, बहुत सरलता से मुस्कुराते थे, और मैं मतलब उनको देख के बहुत छोटा बच्चा बन जाता था, और वो चीज़ मुझे आज भी याद है। तो ये मेरे जन्म के समय की पूरी लगभग एक बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मेरे दादाजी के 7 संतानें, 3 लड़कियां और 4 लड़के, तो इतने बड़ा परिवार, और उनका फिर वापस गुजारा वगैरह करना। तो मेरे पिताजी ने शुरू से ही पढ़ाई नहीं की। तो आप देख सकते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी शहर में जाके देख के ये सब चीज़ें सीख सकता है। और बाद के कालांतर में तो उन्होंने अखबार तक पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने दूध का हिसाब लिखना और जो भी गांव का छोटा मोटा हिसाब था, दुकान लगा दी थी गांव में ही। जब दूध लेके बेच के रोज़ सिटी से आते ही थे तो गांव में उन्होंने एक छोटी किराना की दुकान भी लगा दी, जिसमें शक्कर, पत्ती, चाय, बीड़ी, सिगरेट, इस तरीके की चीज़ें उस दुकान पे बेचते थे। और मेरे बचपने में, हम आगे और बात करेंगे, उस दुकान पे मैं भी बैठता था। कोई बीड़ी का बंडल लेने आते थे तो उसको लेके दे देता था, क्या रेट थी वो बता देते थे, मैं लेके गले में डाल देता था। पैसों का अभाव ज़्यादा नहीं रहा मेरे बचपने में, गले में पैसे पड़े रहते थे। पर पैसों को खर्च भी कहाँ करे, गांव में कहाँ खर्च करे, तो ऐसा कुछ ज़्यादा खर्च करने का कॉन्सेप्ट था नहीं। ये सारी चीज़ें मेरा एक बैकग्राउंड तैयार कर रही थी, ठीक है। अच्छा वातावरण था, अच्छा परिवार था, सब पूरा फैमिली भी उस समय तक, जब मेरी समझ आई थी तब सब अच्छे रहते थे। और हमारे परिवार में लड़ाई होती रहती है और सब चलता रहता है, सबके यहाँ होता रहता है, चलता रहता है, लेकिन बहुत अच्छे रहते थे। और मेरे पापा का एक संकल्प जो अंत तक मैंने देखा है
कि पूरे परिवार को साथ लेके चलना। ये जो भाव है उनके अंदर, उसके सामने मैं नतमस्तक हूँ कि मतलब कितनी महानता एक इंसान के अंदर हो सकती है। जो कहीं देखेंगे आपको बहुत क्रिटिकल लोग मिलेंगे ऐसे, जिनके अंदर सारी चीज़ों में इतनी महानता मैं उनको देख के और बिल्कुल चित हो जाता हूँ कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर लाख बुराइयाँ हैं और पता नहीं कब सब मैं उनके जैसा बनूँगा और कब वो दिन आएगा जब वो मेरे पे गर्व करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में मैं उनके जैसा बन पाऊँगा, लेकिन कोशिश तो करूँगा मैं अच्छा करने का। माफ़ करना। तो बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद जो घटनाक्रम बढ़ा, तो मैंने बचपने में सब अच्छा देखा, प्यार से सब रहते थे, मुझे बहुत अच्छा रखते थे, सब प्यार करते थे। और बचपने में धार्मिक वातावरण भी था मेरे घर में, यानी भगवान सत्यनारायण की कथा बहुत कराते थे। आज भी मेरे पास फ़ोटो है, मैं छोटा सा बच्चा 5, 7, 6 साल का, और सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना रखा है। या फिर मेरे माँ हम दोनों भाइयों को बहुत व्यवस्थित रखती थी और गांव के लोग भी कहते थे कि 2 हीरा है, 2 ही हीरा है। और अब समय बदल गया है लेकिन उस समय बहुत प्यार से रखते थे। तो घर में धार्मिक माहौल था, भगवान सत्यनारायण की कथा अक्सर कराया करते थे, जिसके फ़ोटो भी मेरे पास पड़े हैं। और परिवार के सारे लोग, एक फ़ोटो है जिसमें दादाजी बैठे हैं कुर्सी पर और नीचे सारे परिवार के लोग उनके चरणों में बैठे हैं। सत्यनारायण की कथा में पूरा वो जाजम वाजम बिछा के गांव के लोग आते थे और इस तरीके के धार्मिक वो, तो मेरा बचपना उस सब में बीता। मैंने वो कथा में भी भाग लेना है और वो सब चीज़ें देखी। तो इसीलिए अभी मैं जब अध्यात्म पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि भारत का जो अध्यात्म है उसको मैं समझ पाऊँ, समझूँ, उसके लिए स्टडी कर रहा हूँ और आप लोगों से भी शेयर करता रहता हूँ, करता रहूँगा। कभी रील बनाकर करता हूँ, कभी कुछ वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो अब हम थोड़ा सा 1 सेकंड का, मैं आप चालू रखना, एक ब्रेक लेके मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ। और मोबाइल में मैं थोड़ा सा खड़ा होके, लगभग 42 मिनट हो गए हैं। तो इस स्टोरी को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि 50-60 मिनट का एक एपिसोड काफ़ी है मेरे हिसाब से। और हम वापस अभी समाप्त करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो मेरा जन्म हुआ और जो मेरे स्कूल में एडमिशन हुआ उसके बीच का घटनाक्रम मैं आपको समझा रहा हूँ। और उससे पहले की स्टोरी मैंने आपको पूरी बता दी, कैसे मेरे पिताजी ने स्ट्रगल किया, घर बनाया, फिर दूध का काम करते रहे, वो करते रहे, छोड़ा नहीं उससे, और करते करते अभी 2010 तक करते थे। तो उसी की बदौलत हम दोनों भाई आज नौकरी लग गए हैं, सरकारी नौकरी है दोनों के। और मेरे भाई साहब भी टीचर हैं और मैं भी टीचर हूँ। और सौभाग्य से मुझे वो पैसा मिला है कि मैं टीचिंग करा सकता हूँ, लोगों को पढ़ा सकता हूँ। और पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको खुद पढ़ना पड़ता है। तो आप पीछे किताबें देख सकते हैं, पढ़ना मेरा बस ये एक जुनून है, पढ़ता रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता हूँ। तो पढ़ता भी हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ मैं। अभी तो खैर प्रिंसिपल बना दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा है, अभी भी मैं स्कूल में जाता हूँ और पढ़ाता हूँ। तो एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने बात कर रहा है जिसके पिताजी एक दिन स्कूल नहीं गए और वो आज एक प्रिंसिपल है। तो और वो भी गांव से निकलकर यहाँ उदयपुर तक का सफ़र। यहाँ पे फ़िलहाल अभी आज की स्थिति में आप लोगों की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से और मेरे पिताजी के पूरे से, उन्हीं की बदौलत ही वही साथ में खड़े रहे, कोई मेरे साथ में खड़ा नहीं रहा। जीवन में कुछ मैंने ऐसे डिसीजन लिए या कुछ ऐसे फैसले लिए जो कि वैचारिक रूप से दूसरे मेरे परिवार के लोगों को आहत भी किया उन्होंने, और वो मेरे से नाराज़ भी रहे और अभी भी नाराज़ हैं बहुत सारे। लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे अगले एपिसोड और किसी में। तो
ये जो घर बनाया यहाँ पर, इसमें मेरे पापा का सहयोग है और वो अप्रत्यक्ष सहयोग है उनका, वहाँ से है। और ये बन गया है उदयपुर जैसी जगह में प्लॉट लेके। और वहाँ गांव से मैं निकल के आया ना, तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, एक अटैची लेके उदयपुर में आया था। वो अटैची आज भी पड़ी है। दिल्ली गेट बस स्टैंड पे मैं उतरा था, और बस स्टैंड पे उतरने के बाद मैं कहाँ रुकूं, तो मेरा एक दोस्त प्रवीण श्रीमाली जो है, बहुत अच्छा मित्र था मेरा, बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलने में माहिर है। उनके वो छोटा सा वो रिलायंस के और बेसिक फ़ोन उस समय आ गए थे, तो फ़ोन करके उनके कमरे में वहाँ पे रुका था। इस पे हम आगे बात करेंगे। और आज यहाँ पर मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा हूँ। ये मेरे लिए एक सपने की तरह है जो कि पूरा हुआ है। तो कहीं न कहीं हम ये ना, मेरी जो आत्मकथा है वो आपके लिए कहीं न कहीं एक प्रेरणा या फिर कहीं न कहीं कोई अच्छा सबक ही लेकर आएगी। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा मैसेज जो मुझे सीखने को मिला वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर कुछ चीज़ें मुझे कड़वे अनुभव रहे तो कड़वे बताऊंगा, और मुझे खट्टे लगे तो खट्टे बताऊंगा। कुछ गलतियां मैंने की तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने गलतियां की है, आप चाहे तो अपने जीवन में उनसे बच सकते हैं। तो जो भी है, प्रयास ये करूंगा कि हर चीज़ निष्पक्ष और सत्य आप लोगों के सामने पेश करूं, क्योंकि मेरे ख़ानदान से यही सीखा है मैंने कि होनेस्टी, ईमानदारी, यानी कि सत्यनिष्ठा और हार्ड वर्क, तो ये मेरे पिताजी में गुण था। परिवार को सबको साथ लेके चलना। आप ये समझ सकते हैं कि 7 भाई बहन, और फिर उसके बाद मेरे जो बुआ हैं 3, उनके बच्चे बच्ची भी हुए, और मेरे पापा के जो 4 भाई हैं पापा समेत, उन 4 भाइयों के भी वापस बच्चे बच्ची हुए। तो एक भाई हैं उनके 5 बच्चे हुए, सबसे छोटे अंकल हैं उनके 2, एक अंकल के 1, और मेरे पापा के 4। तो यानी कि 5 और 5 10 मेंबर हमारे मेरे भाई बहन हैं। 10 यानी मेरे अंकल के और तीनों अंकल के और मेरे पापा के 2 लड़के, एक अंकल के 5, एक अंकल के 2 और एक अंकल के 1। हम 10 भाई बहन आज की तारीख में सभी जीवित हैं और सभी स्वस्थ हैं और सभी मस्त हैं। ये अलग बात है कि हमारे बोलचाल बहुत कम लोगों के साथ होती है, और ये सब चलता रहता है। ये देख एक प्रोसेस है, एक क्रम है, यानी कि वो है ना, जैसे एक घर के अंदर बहुत सारे बर्तन होते हैं तो वो बचते हैं, इस तरह से होता रहता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सभी अपनी अपनी जगह मस्त हैं, स्वस्थ हैं, और एक दूसरे के लिए अच्छी ही कामना करते हैं। और इतना बड़ा परिवार को साथ लेकर चलना अपने आप में एक चैलेंज होता है। आज कोई ऐसा व्यक्ति मेरे परिवार में है नहीं जो इस तरह का मिशन, इस तरह का ख्वाब, परिवार तो छोड़ो, मेरे रिश्तेदारों में कोई नहीं है। हमारा परिवार पिछले कई सालों से बिखरा हुआ है, और मैं तो ये मानता हूँ कि 2014 में मेरे पिताजी जब उनका देहांत हुआ, उसके बाद से आज 2026 है, बिखरा हुआ ही है। कोई समेटने वाला नहीं है, इसको कोई साथ लाने वाला नहीं मिला, ऐसा रिश्तेदारों में भी नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई तो मिलेगा, कोई तो आगे आएगा, और मेरे से भी जो संभव हो सकेगा प्रयास करूँगा। लेकिन मेरे पापा का ये विज़न था कि पूरे परिवार को साथ लेके चलना, ये एक उनकी महानता थी। ठीक है, और इसका उदाहरण मैं बताता हूँ कि मेरे जो सबसे छोटे अंकल थे वो उम्र में बहुत छोटे थे, पापा के सामने मतलब बच्चे ऐसे बड़े हुए थे, और पापा में और उनमें उम्र का बहुत फ़र्क था। वो स्वाभिमानी थे और नाराज़ हो जाते थे बात बात पर। तो मेरे पापा को, मेरे को बचपने में याद है कि उनको मना कर लाना है। कैसे कि नारायण लाल मतलब वो भी आनो चावे, नी मने मना ही लानो, नी वो भी चावे। मतलब एक जो उनके अंदर बड़प्पन था ना, कि सभी परिवार के लोग यूँ परेशान हो जाते थे, लेकिन वो सबको नहीं वो भी चावे, यो भी चावे, नहीं सब चावे। तो सबको साथ लेके चलते थे। ये एक बहुत बड़ा गुण है। आज वो चीज़ देखने को बहुत कम मिलती है। तो फिर से मैं बारंबार मेरे पापा को प्रणाम करता हूँ, और आज का ये एपिसोड उन्हीं को विशेष रूप से समर्पित करता हूँ। ये दूसरा एपिसोड है
36 का आंकड़ा का मेरी आत्मकथा, और ये कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 महीने में लगभग जैसा भी संभव होगा पूरी आत्मकथा यहाँ पे प्रकाशित कर दूँ। और ये हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा होगी जो सबसे पहले डिजिटल रूप में प्रकाशित हो रही है, और वो भी वीडियो के रूप में, सीधा डायरेक्ट मैं अपनी बात आत्मकथा के रूप में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। लिखता तो भी वही बात है, जो भाव अभी मैंने आप लोगों के सामने पेश किए उनको लिखता, उसके अंदर और वो भावुकता नहीं होती जो भावुकता इसमें है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक शुद्ध साहित्य है। और जो साहित्य की बात करते हैं ना, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, कभी कोई किसी प्रोग्राम में बुलाता ही नहीं है। और अब मेरा भी मन मर गया है, सब जगह से मर गया है, मर के तो अब आत्मज्ञान की तरफ बढ़ा हूँ मैं संसार से, सारा चीज़ों से उठ के अब आत्मज्ञान की तरफ और भारत के अध्यात्म की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो जो अपने आप को साहित्यकार बताते हैं ना, उनको समझना चाहिए कि ये डिजिटल, ये प्रेजेंटेशन, ये भी एक साहित्य है, और वो लिखे हुए साहित्य से भी ये महान है, क्योंकि इसमें नॉन स्टॉप मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं 1 घंटे से नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। उसमें तो टाइम मिल जाता है हर लाइन में सोचने का, हर लाइन में सुधार करने का, लेकिन यहाँ पर कोई टाइम नहीं है। खांसी आई तो बीच में आई है, रोना आया तो बीच में आया है आ गया। कोई सोच के प्लान करके थोड़ी आया था मैं कि ऐसे भावुक हो जाऊंगा मैं। लेकिन हाल फिलहाल उन बड़े बड़े साहित्यकारों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने घमंड, अपने अभिमान से बाहर निकलो। आप साहित्यकार हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुदा हो गए हो। आप साहित्यकार हो, खुदा नहीं हो। तो खुदा बनने का प्रयास मत करो और इंसान बन के साहित्य की सेवा करो। आप साहित्य के विद्यार्थी बनकर रहो। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी क्या, मैं तो बच्चा हूँ साहित्य का। अभी तो क्या लिखा मैंने, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हाल लिखना सीख रहा हूँ, वर्तनी सुधार करना सीख रहा हूँ अभी तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ जो उनको नसीहत दे रहा हूँ। एक अच्छा इंसान होने के नाते कुछ बात अपने दिल की रख रहा हूँ। तो ये भारत की पहली, हिंदी की पहली आत्मकथा जिसको मैं डिजिटली रूप में आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। और अगर आपने यहाँ तक देखा है इसको लगभग 50 मिनट हो गए होंगे और इस वक्त घड़ी में 11 बज गए हैं, यानी कि अगर आपने यहाँ तक इसको देखा है तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप वास्तव में, आपके अंदर एकाग्रता है और आपका इंटरेस्ट है। मैं मेरे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बस थोड़ा सा आगे और हिम्मत करके और कुछ कमेंट करके बताएं तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने देखा है। कुछ भी कमेंट करें आप और लाइक करके बताएं तो मुझे लगेगा कि आप साक्षी रहे पूरे, और वही करेगा लाइक, वही कमेंट करेगा जो पूरे एपिसोड का साक्षी रहा। तो ये एपिसोड फ़िलहाल मेरे पापा को समर्पित करता हूँ। और इस एपिसोड से हमने 36 का आंकड़ा आत्मकथा का प्रारंभ कर दिया है और पहला ही अध्याय इसका, मतलब ये दूसरा चैप्टर है, ये दूसरा एपिसोड है, लेकिन शुरुआत हो गई है। और आगे के एपिसोड में हम और बात करेंगे विस्तार से किस तरीके से मुझे लाइफ में कई जगह संघर्ष करना पड़ा, मेरे पिताजी को करना पड़ा, और क्या क्या संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस संघर्ष में बहुत कुछ है, बहुत उतार है, बहुत चढ़ाव है। तो उन सबको आप लोगों के साथ भावनात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा बिना किसी स्क्रिप्ट के। आज मैंने दिन में नहीं सोचा था कि मैं शाम को आज एपिसोड बनाऊँगा, तो ये समझ सकते हैं कि ये जो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो बिना कोई स्क्रिप्ट के जो भावाभिव्यक्ति है वो सीधे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले एपिसोड के लिए आप ज़रूर थोड़ा सा, बस 1-2 दिन में वापस दूसरा एपिसोड में डाल दूँगा। तब तक छोटे मोटे वीडियो में बना के डालता रहता हूँ जो भी मेरे भाव आते हैं, विचार आते हैं। फ़िलहाल के लिए इस एपिसोड को आज यहीं समाप्त करते हैं। मुझे प्रेम शंकर गुर्जर को अनुमति दीजिए। आप सभी ने अभी तक जो देखा है इसको, और इतनी बड़ी आत्मकथा को, इतने बड़े एपिसोड को, है ना, आप लोगों ने धैर्य के साथ सुना है, देखा है,
उसके लिए मेरे हृदय से इस पूरे यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और प्रणाम करता हूँ मेरे पिताजी को। और बात करेंगे हम तीसरे एपिसोड में आगे का घटनाक्रम कि किस तरीके से मेरा नाम प्रेम शंकर गुर्जर पड़ा और पापा का नाम उसके पीछे जुड़ा, और उस स्टोरी में मेरे टीचर थे प्राइमरी स्कूल के, उनकी भी एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।